ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यून के साथ होती है, जो असल में एक रोबोट है। यहाँ पर जो सारे और भी रोबोट्स होते हैं उनका वायलेंस टेस्ट होने जा रहा होता है, क्योंकि ये सारे रोबोट हमेशा बस लोगों को मारने की बातें करते रहते हैं, तो इनको अलग दूर रखा जाता है। अब यहाँ पर इन सभी से क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ये लोग नॉर्मल लोगों के बीच में चल रहे हो और कोई इनसे टकरा जाए तो फिर वो लोग क्या करेंगे। तो पहला वाला जवाब देता है कि वो तो उस बंदे के पैर ही तोड़ देगा, और दूसरा वाला जवाब देता है कि वो उसकी आंखें निकाल लेगा। तीसरी लड़की जवाब देती है कि वो उसे डिसेबल कर देगी और फिर उसे ठीक होने देगी, और फिर यही साइकिल वो वापस से रिपीट करेगी। ऑफिसर बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि सारे के सारे रोबोट्स कितने ज़्यादा वायलेंट है। फिर वो लोग यहाँ पर यून से पूछते हैं, तो यून तो कहती है कि वो उन्हें माफ़ करके जाने देगी। तो ऑफिसर खुश हो जाते हैं कि चलो एक रोबोट तो ठीक है, पर तभी फिर यून कहती है कि उसके बाद वो उन्हें ज़िंदा काट देगी। तो ऑफिसर शॉक रह जाते हैं कि इनमें से कोई भी ठीक नहीं हुआ है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इनको ठीक करने के लिए प्लान बी के लिए भेजेंगे, यानी कि अब वो लोग इंसानी लोगों के साथ रहेंगे और उन्हें एक फैमिली दी जाएगी ठीक होने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेल लीड जियांग को, जो कि यून को या इंसानी लोगों के बीच में लेकर आ जाता है, और वो उसके नेक पे एक चिप भी डाल देता है, जिससे यून को दर्द हो रहा होता है। और वो कहने लगती है कि मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मुझे सिर्फ फाइटिंग करते रहना पसंद है। तो जियांग उसे समझाने लगता है कि वो ह्यूमंस के बीच में रहेगी तभी तो उसे ह्यूमन लव समझ में आएगा, और फिर आगे चल के कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो यून कहने लगती है कि देखो, अभी तुमने भी तो मुझे इतना दर्द दिया था, पर मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं मारी, तो यानी मैं ठीक हूँ। तो जियांग उसे समझाने लगता है कि नहीं, उसे ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, और फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और बताने लगता है कि देखो, सर्वे के हिसाब से ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे 4 ब्रदर्स है, एक डैड है और एक स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर है। यून पूछती है कि क्या मेरी मॉम नहीं है, तो फिर जियांग बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें पैदा करते वक्त ही मर गई है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से तुम्हारे डैड और तुम्हारे चारों भाई तुमसे नफरत करते हैं। तो चलो बताओ, क्या तुम अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर लोगी और बुली नहीं होगी। तो यून कहती है कि मुझे पहली बार ऐसा टास्क मिल रहा है जिसमें मुझे फैमिली के साथ ऐसे रहना है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना होगा। तो फिर जियांग बताने लगता है कि बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस अपनी वो चीज़ हासिल करनी है जो तुम्हारी होनी चाहिए, और अगर कोई तुम्हें परेशान करने आए तो तुम्हें उसे अच्छे से सबक भी सिखाना है। तो यून तो खुश हो जाती है और कहती है कि फिर मैं इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करूँगी। फिर यून जैसी अपने घर में एंट्री लेती है तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसे देखते ही के साथ ही खुश होने का नाटक करने लगती है और कहती है कि फाइनली हमारी बेटी घर आ गई है। पता नहीं वो कितने बुरे बच्चे चोर थे जिन लोगों ने तुम्हें चुरा लिए थे, लेकिन अब तुम ठीक हो, देखो हम पूरी फैमिली तुमसे मिलकर कितना खुश है। तो यून कहती है कि पूरी फैमिली, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो फिर स्टेप मॉम अपनी बेटी को आवाज़ देने लगती है, और फिर यहाँ पर यून की स्टेप सिस्टर उसे कहने लगती है कि अब तुम घर आ गई हो तो भी मैं तुम्हें बता दूँ कि इस घर की चहेती बेटी सिर्फ मैं हूँ, और तुम्हें मेरे रूल्स के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, और अच्छा रहेगा कि तुम डैड और भाई से दूर रहो, क्योंकि वो लोग तो तुम्हें ऐसे ही पसंद नहीं करते, और तुम्हें अब से मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी और मुझे रिस्पेक्ट से मिस वीवी कहकर बुलाना होगा। तभी स्टेप मॉम यहाँ पर अपनी बेटी से कहने लगती है कि तुम अपनी सिस्टर से इससे कैसे बात कर रही हो, और वो फिर यून से कहती है कि ये छोटी है ना, इसलिए बड़ी सिस्टर होने के नाते इसे माफ़ कर दो। यून कहती है कि ठीक है। तो स्टेप मॉम मन में सोच रही होती है कि इस लड़की को तो मैं इजीली हैंडल कर लूँगी और इसे आगे चल के सबक सिखाऊंगी। तभी यून यहाँ पर आकर अपनी स्टेप सिस्टर वेवे को चैर मारकर उसे सबक सिखाती है और कहती है कि मैं कोई ग्रज नहीं होल्ड करती, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट बदला ले लेती हूँ। वेवे चिल्लाने लगती है कि बस डैड और भाई को आ जाने दो, फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताकर तुम्हें यहाँ से कैसे निकलवाती हूँ। फिर स्टेप मॉम भी कहने लग जाती है कि तुम आखिर मेरी बेटी को ऐसे मार कैसे सकती हो, चाहे उसने तुम्हें कितना भी कुछ भी बोली हो। तो यून कहती है कि मैंने उसे मारी कहा हूँ, मैंने तो बस चेयर को पुश करी हूँ, अब उसका पैर बीच में आ रहा था तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर वे गुस्से में चिल्लाने लगती है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, यहाँ से तुम निकल जाओ। तो यून कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, और वो मन में सोचती है कि अब मुझे यहाँ पर भेज जाएगी तो मैं अपना काम करके जाऊँगी। तभी यहाँ पर यून का सबसे बड़ा भाई शैन घर पे आया होता है और जल्दी से विवे उसे बताने लगती है कि भाई देख लो, सिस्टर अब भी घर पे आई है और इसने मुझे यहाँ मारना शुरू कर दिए और इसने मेरे पैर में चोट भी पहुँचा दी है। स्टेप मॉम भी यहाँ पर अपनी बेटी का साइड लेते हुए उसे और प्रोवोक करने लगती है और कहती है कि वैसे तो वो गाँव से आई है तो उसे क्या ही आता होगा, बदतमीज़ होना तो होता ही है उसका। यून सोच रही होती है कि ये भी तो मुझसे नफरत करता है ना, सच में ये फैमिली के सारे लोग ही गार्बेज है, कोई बात नहीं, मैं इन सबसे बारी बारी करके निपट लूँगी।
वे उसे कही जा रही होती है कि देखना भाई अभी कैसे तुम्हें मारेंगे। तो यून को भी यही लगता है और वो कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। पर यहाँ पर शेन तो यून को देखकर खुश हो जाता है कि उसकी छोटी बहन फाइनली उससे मिल गई है। वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और उसे वेलकम होम बोलने लगता है। तो स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर शेन कहता है कि तुमने बचपन से कितना सफ़र करी होंगी, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो ना, फिक्र मत करो, अब तुम्हारा भाई है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे बताओ कौन तुम्हें बुली कर रहा था। यून तो शॉक रह जाती है कि ये क्या हो गया। फिर वो उसे कहती है कि थैंक यू ब्रदर, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कैसी बात है, तो अब तुम यहाँ अपने रूम में जाओ और अच्छे से सेटल हो जाओ, कल ही मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारी चॉइस के फर्नीचर लेने चलूँगा। तभी बेबी जल्दी से शेन से कहने लगती है कि भाई मेरे पैर में चोट लगी है। तो वो कह रहा है कि चोट लगी है तो डॉक्टर के पास जाओ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। और वो तो यून को साथ चलने बोल रहा होता है। तो बेबी कहने लगती है कि भाई आखिर आप ऐसे बायस कैसे हो सकते हो, मैं भी तो आपकी सिस्टर हूँ। शेन तो साफ मना कर देता है कि तुम मेरी सिस्टर कैसे हुई, तुम्हारे अंदर क्या मेरी मॉम का खून है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से यून के साथ चला जाता है। अब यहाँ बेबी तो शॉक रह जाती है और अपनी मॉम से कहने लगती है कि आखिर भाई को क्या हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा नफरत उस यून से करते थे ना। तो स्टेप मॉम अपनी इस बेटी को समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, तुम्हारे डैड को बोलकर हम इस लड़की को यहाँ से निकलवा देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर शेन यून को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर आया होता है और कहने लगता है कि ये रूम सबसे अच्छा है, यहाँ पर सनलाइट भी आती है और मेरा रूम बाजू वाला ही है, तो तुम्हें जब भी कुछ भी ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। तो यून उसे थैंक यू बोलने लगती है और पूछती है कि वो आखिर उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तुम तो मुझसे नफरत करते होंगे ना। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। इनके लिए कि अच्छा, तो बचपन में मुझे उन चोरों के हवाले किसने किया था। तो बताता है कि वो मेरी गलती की वजह से हुआ था। तो क्या तुम ब्रदर को माफ़ नहीं करोगी कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। यून याद करने लगती है कि जियांग ने उसे इसके भाई की भी इंफॉर्मेशन दिया था और बताया था कि इसका जो सबसे बड़ा भाई शेन है उसका IQ लेवल सबसे ज़्यादा है और वो बहुत ही चालाक है। तो वो उसकी बातों में ऐसे ना आए। यून सोचती है कि वैसे भी मैं कौन सा इधर ज़्यादा टाइम रुकने वाली हूँ, एक बार बस मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर वापस से मैं अपना एजेंट का ही काम करूँगी। फिर शेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बाकी भाई लोग को भी कॉल करके बुला लेता हूँ और हम सभी लोग तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखने वाले हैं, आखिर तुम इतने टाइम बाद वापस आई हो। तो यून कहती है कि तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन अभी यहाँ से बाहर जाओ, मुझे रेस्ट करना है। तो फिर शेन बाहर चला जाता है। फिर यून यहाँ शेन को कॉल करके बताने लगती है कि मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ, यहाँ पर मेरे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जा रहा है और ना मुझे कोई टास्क दिया जा रहा है, उसके बिना मेरे पास सच में कोई काम ही नहीं है, क्यों ना तुम मुझे लेकर ही चले जाओ। जियांग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें एक टास्क दे देता हूँ तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए। और वो उसे उसकी अब एक आइडेंटिटी बताता है कि वो एक सीक्रेट पेंटर है जो कि बहुत ही फेमस है और अभी उसे तुरंत ही पेंटिंग का काम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो यून तो खुश हो जाती है और अपने काम के लिए निकलती है। तभी हम यहाँ शेन को देखते हैं जो कि अपने डैड को कॉल करके बताने लगता है कि यून घर आ गई है। तो उसके डैड तो बिल्कुल खुश नहीं होते और बताने लगते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं आज ऑक्शन पार्टी में जाने वाला हूँ। शेन कहता है कि डैड क्या आपको अपनी बेटी से वो ऑक्शन पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताते हैं कि वो ऑक्शन पार्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें यून की कोई पड़ी भी नहीं है, ऐसा वो बोल देते हैं और कॉल कट करते हैं। फिर यून जैसे यहाँ से बाहर निकलने लगती है तो शेन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। यून कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ और मैं आज रात में घर आऊँगी। तो शेन कहने लगता है कि लेकिन आज हम पूरी फैमिली तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखना चाहते थे। यून कहती है कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा जो मेरे लिए यहाँ वेलकम करना चाहता हो, वैसे भी मुझे बेबी ने बताई थी कि इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता है। शेन कहता है कैसे कैसे हो सकता है, वैसे तो डैड आज बिजी हैं तो वो तो नहीं आएंगे, लेकिन हम सारे भाई मिलकर तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज करेंगे ना। तो यून कहती है कि फिर मेरे बाकी भाई लोग कहाँ हैं, मुझे वो नहीं दिख रहे। तो कहता है कि रुको मैं कॉल करके बुला लूँगा। यून कहती है कि इसी वक्त ही कॉल करो मेरे सामने। तो फिर शेन अपने दूसरे भाई को कॉल करता है जो कि एक डॉक्टर है। वो सर्जरी का बहाना करके यून से ना मिलने के लिए घर ना आने का बोल देता है। तो फिर यहाँ पर उससे बात करने के बाद शेन यहाँ यून से कहता है कि तुम्हारा दूसरा भाई काम में बिजी है, आखिर पैसे ज़्यादा ज़रूरी होते ना। तो यून कहती है कि कोई बात नहीं, तीसरे भाई को कॉल करो। तो फिर शेन अपने बास्केटबॉल प्लेयर भाई को कॉल करता है जो कि अपना गेम में बिजी होता है और कह रहता है कि वैसे भी वो भी यून से नहीं मिलना चाहता। और फिर ऐसे करके शेन चौथे वाले को भी कॉल कर लेता है जो कि एक एक्टर है और वो भी अपना काम में लगा होता है और यून से मिलने के लिए मना कर देता है। फिर यून समझ जाती है और कहती है कि देखा कोई मेरा वेलकम नहीं करना चाहता है तो मैं भी जाती हूँ। वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो यून कहती है कि नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। फिर जब यून जियांग से मिलती है और उसकी कार में आके बैठती है तो वो तो उसे देखते ही खुश होता है और कहने लगता है कि लगता है तुम अपनी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट कर पा रही हो। यून कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ।
ये सुनने के साथ ही जियांग शॉक होता है और कहता है कि नहीं। तो यून कहने लगती है कि आखिर क्यों नहीं, देखो मुझे वैसे भी लव सीखना है ना, तो सिर्फ फैमिली लव ही क्यों, अगर तुम मुझसे प्यार करो और मैं तुमसे प्यार करूँ तो कितना अच्छा होगा। फिर जियांग उसे मना कर देता है तो यून गुस्सा हो जाती है। फिर जियांग उसे मनाने लगता है और उसके बाद उसे वो ऑक्शन पार्टी में लेके जा रहा होता है। तभी जियांग का जो बंदा यहाँ वेलकम कर रहा होता है वो उसे मास्टर कहकर बुला रहा होता है। तो ये सुनने के बाद यून शॉक होती है और सोचती है कि क्या इसकी एजेंट ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के अलावा भी कोई और आइडेंटिटी है। जियांग यहाँ पर यून को समझा देता है कि तुम कोई गॉसिपिंग करने के बारे में नहीं सोच सकती हो और वो उसे अंदर लेके जाता है। तभी इतने में यून का भाई और डैड भी यहाँ पर पहुँचते हैं और यून के भाई को ऐसा लगता है कि उसने यून को अंदर जाते हुए देखा, पर उसके डैड यहाँ पर समझा देते हैं कि वो तो एक विलेज गर्ल है, उसे कहाँ पर यहाँ पर आने मिलेगा। हम देखते हैं कि यून यहाँ जियांग के साथ बैठी होती है और वो मज़े में अपना कैंडी खा रही होती है। फिर एक बंदा उसे बुलाने के लिए आ जाता है कि अब उसका पेंटिंग करने का टाइम आ गया है। तो फिर जियांग यून को अपने मुंह से कैंडी निकालने के लिए बोल रहा होता है। तो यून उसके हाथ में निकालने के बजाय उसे किस करते हुए उसके मुंह में डाल के दे देती है और कह देती है कि तुम्हें नहीं सिखाया कि खाने को वेस्ट नहीं किया जाता है, और फिर वो अपना चली जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्शन पार्टी में आए हुए सारे लोग उस फेमस पेंटर का इंतज़ार कर रहे होते हैं उसकी पेंटिंग देखने के लिए। और तभी यहाँ पर मास्क लगाकर पहुँचती है और यहाँ पर फिर अनाउंसमेंट होती है कि वही वो सीक्रेट पेंटर है। तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि इतनी छोटी सी लड़की एक फेमस पेंटर कैसे हो सकती है। तो यून यहाँ पर सभी के सामने अपनी पेंटिंग करके दिखाती है। सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं कि ये एक छोटी सी लड़की होकर इतनी अच्छी पेंटिंग करती है। और फिर यहाँ पर यून ने जो पेंटिंग बनाई होती है उसके ऊपर बिडिंग लगने लगती है और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग लगा रहे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा तो इसके ऊपर बिडिंग यून के डैड लगाते हैं और इस पेंटिंग को 300 मिलियन में जीत लेते हैं और बड़े खुश होने लगते हैं। फिर यून यहाँ से वापस से जियांग के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि चलो आप बताओ कि तुम्हारी आखिर कौन सी सीक्रेट आइडेंटिटी है। वो ऐसे उसे हक करके पूछ रही होती है कि यहाँ पर जियांग भी सोचे पड़ जाता है कि इसे तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता है कि मैन और वुमेन कितने अलग होते हैं और उन्हें ऐसे नज़दीक नहीं आना चाहिए। जियांग यहाँ यून को अपने बारे में नहीं बता रहा होता है तो वो गुस्सा होने लग जाती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसी भी बात नहीं है, तुम जानना चाहती हो तो ठीक है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। तो यून कह रही है कि तुम इतने फेमस हो। तो जियांग कहता है कि बस तुमसे थोड़ा ज़्यादा फेमस हो। फिर जियांग यून को उसके घर तक छोड़ने जाता है और उसे कहने लगता है कि आज तुमने अपना टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करी हो, तो मैं तुम्हें टास्क कंप्लीट करने के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो यून कह रही है कि कौन सा गिफ्ट। तभी वो उसके हाथ में उसकी ही वो मुंह से निकाली हुई कैंडी पकड़ाकर यहाँ से तुरंत ही चला जाता है। और यून को गुस्सा आती है कि उसने क्या उसकी कैंडी को अनहाइजीनिक समझ के रखा था जो उसे खाया ही नहीं। यून सोचती है कि रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करती हूँ कि आखिर ये है कौन। फिर वो तुरंत ही इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करने लग जाती है और यहाँ पर उसका भाई शैन भी पहुँच जाता है और देखने लगता है कि वो तो जियांग के बारे में सर्च कर रही है। तो वो कहता है कि ये तो मिस्टर जियांग है। यून पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो कहने लगता है कि तुम इससे पहले विलेज में रहती थी तो तुम्हें नहीं पता होगा। वो बहुत ही फेमस है क्योंकि वो इस शहर के रिचेस्ट मैन में से एक है और उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी बहुत अच्छी है और साथ ही वो यंग एज में सोल्जर भी रह चुका है, पर क्योंकि उसकी फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए कोई चाहिए था तो इसलिए उसे रिटायर होना पड़ गया और अपनी इतनी बड़ी कंपनी के उसके पास 40% शेयर्स हैं। यून काफ़ी शौक होती है कि वो अगर इतना अमीर है तो आखिर वो एजेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों काम कर रहा था, क्या वो फूल है। फिर शैन उसे पूछने लगता है कि वैसे अभी क्या तुम मिस्टर जियांग की कार में से निकली थी। तो ये बताती है कि हाँ, वही मुझे यहाँ छोड़ने आया था। तो ये सुनने के बाद उससे शौक लगता है और वो कहने लगता है कि वो इतना बड़ा बिग शॉट होकर तुम्हें छोड़ने आया था। तो यून यहाँ पर जियांग की बुराई करने लगती है जो अभी वो उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी। तो उनके डैड यहाँ पर आते हुए ये सब सुन लेते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर जियांग के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो फिर हमारी फैमिली बचेगी नहीं। इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने बोलते हैं। तो यून नहीं मानती और वो गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। फिर जैसे ही डैड घर पे आते हैं तो वे उन्हें बताने लगती है कि डैड देख लो, सिस्टर ने मुझे कैसे हर्ट कर दिए, मेरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट आ गई। फिर विवे की चोट देखकर डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और यून को ही चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी मॉम की ज़रा सी भी क्वालिटी नहीं है, तुम कितनी ज़्यादा खराब लड़की हो। विवे खुश हो जाती है और सोचती है कि सिस्टर अब तो तुम्हें देखने मिल गया होगा कि डैड तो सिर्फ मुझे ही फेवर करते हैं। फिर स्टेप मॉम अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड जाने दो, यून के ऊपर ऐसे गुस्सा मत करो, वो विलेज से आई हुई है ना तो इसलिए वो थोड़ी सी बदतमीज़ है तो समझ सकते हैं, बस वो वेवे से माफ़ी मांग ले यही काफ़ी होगा। तो फिर वेवे तो कह देती है कि सिर्फ माफ़ी मांगना नहीं चलेगा, ये पूरा 1 महीने तक मुझे टी सर्व करेगी। तो शेन कहने लगता है कि अच्छा, ऐसा लग रहा है कि तुमने तो सारी प्लानिंग करी हुई थी।
तो विवे कहती है कि डैड देख लो कैसे भाई बार बार इस यून का ही साथ दे रहे हैं और मेरा नहीं। फिर डैड तो यहाँ पर कह देते हैं कि विवे बिल्कुल सही है, यून ने आखिर उसको ऐसे चोट पहुंचाई है तो पनिशमेंट के तौर पे वो 1 महीने के लिए उसे टी सर्व करने का काम करेगी। तो शैन फिर यून की साइड लेते हुए कहता है कि यून ने कुछ गलत नहीं करी और डैड आप ऐसे बायस नहीं हो सकते, पहले आपको ये पूछना चाहिए कि इसे अगर चोट लगी है तो इसने क्या काम करी होगी कि यून ने इसे मारी। तभी स्टेप मॉम यहाँ इस बात को संभालते हुए कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग बस यून को 1 ही हफ्ते की पनिशमेंट देते हैं कि वो 1 हफ्ते तक वेवे का ख्याल रखेगी। तो वेवे मान जाती है कि ठीक है, इसके लिए बहुत ही कम पनिशमेंट है। और यहाँ पर स्टेप मॉम का तो अलग ही प्लान होता है यून को सबक सिखाने का। फिर डैड यहाँ पर यून को चिल्लाते हुए कह देते हैं कि अब तो तुम्हारी पनिशमेंट भी कम हो गई है, तो इतना तो अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। उनको याद होता है कि जियांग ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसे तंग करे, उसे सबक सिखा सकती है। फिर वो यहाँ साफ मना कर देती है कि मैंने कुछ गलत नहीं करी हूँ तो मैं ये पनिशमेंट नहीं लेने वाली हूँ। तो फिर उसके डैड और गुस्सा होने लग जाते हैं कि तुम किससे ऐसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो ये उनके कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे डैड मत बनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोलकर वो यहाँ पर चाय की कप पेंटिंग के ऊपर गिरा देती है और पेंटिंग खराब होने लग जाती है। तो ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और स्टेप मॉम तो यहाँ खुश होने लगती है कि इसने इतनी महंगी पेंटिंग खराब कर दी है तो अब तो ये बचेगी नहीं। बेबी भी उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने डैड की फेमस पेंटर की पेंटिंग खराब कर दी हो, बताओ अब तुम्हें इसका भरपाई कैसे करोगी। यून कहती है कि सिर्फ पेंटिंग ही तो है और वो मन में सोचती है कि मेरी बनाई हुई सिर्फ एक पेंटिंग को ये लोग इतना ट्रेजर करके रख रहे हैं। फिर वे उसे चिल्लाने लगती है कि तुम सिर्फ इसे पेंटिंग कह रही हो, ये कितनी फेमस पेंटर की है पता भी है और ये कितनी ज्यादा महंगी है जो तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दी। और मैं डैड का दर्द समझ सकती हूँ कि उनको अब कितना बुरा लग रहा होगा। तो यून कहती है कि मैं तुम्हारी तरह ड्रामेबाज नहीं हूँ तो अपनी एक्टिंग बंद कर लो। बेबी कहती है कि डैड देख लो ये मेरी तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती है और आपके ये पेंटिंग की पेंटर की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। डैड यहाँ मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे सच में इस लड़की को विलेज से यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था, ये यहाँ पे रहने लायक है ही नहीं, इसके अंदर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। तभी यून कहती है कि आप ऐसे रो मत, आपको अगर ऐसे रोना आ रहा है तो मैं आपके लिए एक नई पेंटिंग बना के दे सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम बनाओगी। वो कहते हैं कि क्या तुम इस लायक की हो कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना सको। और यहाँ पर वे भी उसका मजाक उड़ा रही होती है। तो फिर शिन कहता है कि अभी तो आप लोगों ने उसकी ड्राइंग देखी भी नहीं तो आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं। तो फिर डैड शिन से कहने लगते हैं कि वे भी तो तुम्हारी सिस्टर है ना, तो आखिर तुम सिर्फ यून के लिए बायस कैसे हो सकते हो। यून ये सुनने के बाद मन में सोचती है कि यानी इस ओल्ड मैन के कहने का मतलब है कि मेरा जो ये भाई है वो मेरे लिए पार्शियल है। मुझे तो ये चीज़ ही बहुत ही फनी लग रही है। शैन कहने लगता है कि सिस्टर तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सेम ऐसी पेंटिंग बना सकती हो। यून सुनने के बाद समझ जाती है कि लगता है ऐसे पता लग गया है कि मैं ही वो फेमस पेंटर हूँ। और यहाँ पर शैन मन में सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम ही वो पेंटर हो। पर यून के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो लोग तो बस उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यून जब अपना पेंटिंग बनाने जा रही होती है तो सारी मेड्स उसे यहाँ पर घेर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। इतने में यहाँ पर यून के डैड पहुँच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो लोग बता देते हैं कि मिस यून यहाँ पर पेंटिंग बना रही है। डैड को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो अच्छी पेंटिंग बना सकती है और वो कहने लगते हैं कि इसे तो वापस से विलेज भेज दो। तो फिर शैन यून की साइड लेते हुए कहने लगता है कि क्या आपको थोड़ा सा भी यकीन नहीं अपनी बेटी के ऊपर। वो उन्हें इंसिस्ट करने लगता है कि आप यहीं पर ही खड़े रहकर आप पूरी पेंटिंग देखेंगे। फिर यून की जब यहाँ पेंटिंग कंप्लीट हो रही होती है तो सारे मेड्स और सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने सच में कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। यहाँ पर यून के डैड को अब जाकर पता लग जाता कि जिस फेवरेट पेंटर को इतना पसंद कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही है। और यहाँ पर शैन मन में सोच रहा होता है कि डैड को अब कितना शौक लग रहा होगा कि वो जिस बेटी से इतना नफरत करते हैं वही वो फेमस पेंटर है। इतने में यहाँ पर स्टेप मॉम और उसकी बेटी भी आई होती है और वो लोग यहाँ पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मेड्स बताती है कि मिस यून यहाँ पे पेंटिंग कर रही है। फिर वे भी जैसी पेंटिंग को देखती है तो वो शौक रह जाती है और कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इतनी अच्छी पेंटिंग बना ही नहीं सकती है। तो सारी मेड्स बताने लगती है कि उन लोगों ने अपनी आंखों से उसे पेंट करते हुए देखी है। तो भी वे मानने के लिए तैयार नहीं होती है और कहती है कि ज़रूर इसने चीट करी है और ये इसकी बनाई हुई पेंटिंग है ही नहीं। और सोचती है कि नहीं, मैं डैड को देखने नहीं दे सकती हूँ क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि ये इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेती है तो फिर तो डैड की नज़रों में मैं कुछ भी नहीं रहूँगी। पर तभी ये देखकर शौक हो जाती है कि डैड तो पहले से ही उनकी पेंटिंग को देखकर खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पर डैड सोच रहे होते हैं कि ये पेंटिंग तो सच में कल वाली पेंटिंग से कई गुना ज़्यादा अच्छी है, इस लड़की ने मुझसे कोई झूठ नहीं बोली थी। बेबे को तो गुस्सा आ जाती है कि अब तो ये डैड का फेवर मुझसे लेके जाएगी
और मेरा क्या होगा। फिर वे जल्दी से यून की पेंटिंग खराब करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसकी बुराई करने लगती है कि ये पेंटिंग ज़रूर उसने नहीं बनाई है और इसलिए वो इसे ख़राब करने वाली है। तभी यून जल्दी से उसे स्टिक से उसे नीचे गिरा देती है। तो वे फिर यहाँ रोने का नाटक करने लगती है और स्टेप मॉम भी यहाँ पर फिर अपनी बेटी का ही साथ दे रही होती है। तो यून को भी लग रहा होता है कि ये कितने ड्रामे कर रही है। तभी इतने में यहाँ पर उसके डैड आकर उससे अपने सिस्टर को सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं। तो यून शॉक होकर बोलती है कि इसने मेरी पेंटिंग ख़राब करने की कोशिश करी और आप इससे मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं। क्या आपने इसकी हरकतें देखी नहीं कि कैसी ये मेरी पेंटिंग ख़राब करना चाहती थी। तो वे भी कहने लगती है कि मैंने कोई ऐसा नहीं करी हूँ, मेरा तो बस पैर फिसल गया था। और वो फिर से रोने का नाटक कर रही होती है। तो यून कहती है कि चुप हो जाओ, तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। तो वे चिल्लाने लगती है कि यहाँ मैं पेन में हूँ और तुम ऐसे कह रही हो। तो शेन कहता है कि तुम्हारी आवाज़ तो कितना ज़ोर से निकल रही है, लगता है तुम्हें कोई दर्द हो ही नहीं रहा है, तुम बस नाटक करे जा रही हो। तभी बीच में यहाँ पर डैड चिल्लाते हैं कि अब बस बहुत हो गया और वही उनसे कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारी पेंटिंग इंटेंशनली ख़राब करने की कोशिश कर रही हो या फिर अनइंटेंशनली, लेकिन तुम उसे ऐसे मार नहीं सकती हो, तो गलत तुमने करी हो, तो अपनी गलती के लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगा। वे तो खुश हो जाती है कि अच्छा है, डैड तो मेरी ही साइड है। वे तो कह देती है कि सिस्टर अगर अभी तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना है तो तुम्हें पहले नील डाउन करना पड़ेगा और अच्छे से माफ़ी मांगना होगा। फिर यून को गुस्सा आने लगती है कि मुझे इन लोगों का फैमिली अफेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ये मिशन कंप्लीट भी नहीं हुआ है और इन लोगों ने मुझे ऐसी बहुत ही तंग कर दिया है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर डिसाइड कर लेती है कि मैं अब क्विट करना चाहती हूँ। फिर यून के डैड उससे कुछ बोलने जा रहे होते हैं तो वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि गलती मेरी हो या ना हो, आप लोग तो मेरी गलती मानने वाली क्योंकि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी अब यहाँ पे नहीं रहना है। और वो गुड बाय बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर शैन अपने डैड से कहने लगता है कि डैड अब आप खुश हो गए सिस्टर को यहाँ से भेजकर। तो वो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है और अच्छी बात है चली गई। तो शैन कहता है कि ठीक है फिर डैड आप खुश रहो और वो भी यहाँ से चला जाता है। तो वे भी कहने लगती है कि डैड कहीं आप मुझे तो नहीं ब्लेम करेंगे ना, भाई भी मेरी साइड नहीं लेते हैं और वो बस उसके लिए ही इतने बायस्ड है। फिर डैड तो यहाँ पर इसे भी चिल्लाते हैं कि तुमने आखिर उसकी पेंटिंग क्यों खराब करने की कोशिश करी थी। तो ये कहती है कि डैड आप क्या बोल रहे हैं। तो फिर उसके डैड उसे चिल्ला कर कहते हैं कि मैं कोई ब्लाइंड नहीं हूँ। फिर स्टेप मॉम तुरंत ही अपनी बेटी को समझाने लगती है कि अपनी गलती मान लो क्योंकि अभी अपने डैड को तो अपनी साइड लेके रखो। फिर तभी यहाँ डैड डिसाइड कर लेते हैं और वो वे से कह देते हैं कि चलो ठीक है, अब जब तुम्हारी सिस्टर वापस आ जाएगी तो तुम उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना। तो ये शौक होती है कि क्या उसे वापस लाने वाले। ये मन में सोचती है कि मैंने जो फिर इतनी मेहनत की उसका क्या, ये सब कुछ काम का नहीं रहा। उसके डैड तो कह देते हैं कि तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा ये उनको घर लाने का, तुम अब बस वेट करो उससे माफ़ी मांगने के लिए। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस मिस यून आपसे मिलने आई है। तो फिर जियांग अपनी मीटिंग यहीं पर ही छोड़कर तुरंत ही यून से मिलने बाहर जाता है और वो इसे देखते के साथ ही बहुत ही गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ ले लूँगी। और तभी यहाँ पर जियांग बस उसे एक हाथ करके रोक रहा होता है। तभी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ इन लोग को देख रहे होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। और यहाँ ये लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जियांग तो आज तक किसी भी लड़की को अपने नज़दीक नहीं आने देते, तो आखिर ये लड़की कौन है जिससे वो इतना बातें कर रहे हैं। लास्ट टाइम उनकी जो सेक्रेटरी थी जो उनके नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, बॉस ने तुरंत ही उसे फायर कर दिया था। अब यहाँ यून बिल्कुल नहीं मान रही होती है तो जियांग उसे उठा के अपने ऑफिस में लेके जाने लगता है और ये लोग तो और शॉक हो जाते हैं कि बॉस को हमने कभी ऐसे बिहेव करते नहीं देखे। फिर असिस्टेंट यहाँ पर सभी को गुस्से में देखता है और अपने काम पे जाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ यून को अपने ऑफिस में लाने के बाद उसे कहने लगता है कि अपना गुस्सा शांत करो, क्या तुम्हें भूख लगी, चलो हम लोग खाने पे चलते हैं। तो यून कहती है कि मैं भी कुछ नहीं खाना पीना चाहती हूँ, मुझे अब यहाँ से वापस जाना है। तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रही हूँ कि या तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनो और या तो मुझे यहाँ से लेके चलो। मैं इन सारे लोगों के बीच में अब और नहीं रह सकती हूँ, मुझे वापस से अपनी पुरानी जगह पे जाना है और बिल्कुल अंधेरे में रहना है। जियांग कहने लगता है कि हमारी एजेंट तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। तो यून कह देती है कि मैं कह रही हूँ ना, अब तुम या ऑप्शन 1 चुनो या ऑप्शन 2, बताओ क्या चुन रहे हो। तो जियांग मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम चाहती हो ना यहाँ से जाना, चीफ को कॉल करो और बोलो कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो। तो ये कहती है कि क्या इतना आसान है, नहीं तो तुम इतनी इजीली कैसे मान गए। शैन कहने लगता है जल्दी कॉल करो और वो नंबर काउंट करने लगता है। तो फिर यून कॉल लगा लेती है और चीफ को मनाने लगती है कि मुझे वापस आना है, वहाँ पर आने के बाद आप मुझे कोई दूसरा टास्क दे देना, मैं सारे टास्क करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर चीफ मना करता है कि नहीं, तुम्हें वहीं पर रहकर उस मिशन को पूरा करना है और वो कॉल कट कर देता है। यून फिर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और जियांग को मारने लगती है कि तुमने मुझे फूल बनाया। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है गुस्सा शांत करो, वापस से कॉल लगाओ, शायद इस बार बात बन जाए। तो फिर वापस
सब जब यून कॉल लगाती है तो वो चीफ से गुस्सा हो जाता है और इसे ब्लॉक ही कर देता है। और यून यहाँ पर अब और गुस्सा हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं ऐसे ही उन लोगों से कह कर आई हूँ कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ, और अब तुम मुझे वापस वहाँ पर भेजोगे तो सोचो मैं कितनी एम्बैरस होंगी। तो जियांग यहाँ पर यून का गुस्सा शांत करवाने के लिए उससे एक आइडिया देता है कि वो अपनी फैमिली की कंपनी को सबक सिखा सकती है। तो फिर ये तुरंत ही उनकी कंपनी का डेटा हैक करने लगती है और उन लोगों का लॉस करवा देती है। दूसरी तरफ यून का भाई अपने हैकर को बुलाता है पर वो भी ये इशू सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये तो यहाँ पर समझ जाता है कि इन सब के पीछे भी यून का ही हाथ है। वो सोचता है कि इतने सालों में वो कितनी बड़ी एक्सपर्ट बन चुकी है। फिर ये तुरंत ही यून को कॉल करके कहने लगता है कि तुम फिर से गुस्सा हो गई। वो उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुमने ही अपने भाई का सर्वर हैक करी हो ना, देखो मेरा पूरा 50 मिलियन का नुकसान हो चुका है, तो क्यों ना तुम अब उसका भरपाई कर दो। तो फिर यून ये 50 मिलियन यहाँ जियांग से मांगने लगती है और जियांग कहता है मनी मेकर तो तुम हो ना, तो तुम मुझसे कैसे मांग रही हो। तो जियांग की आवाज़ सुनकर यून का भाई उससे पूछता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। तो यून कहती है कि आखिर मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करूँ। तो फिर उसका भाई कहने लग जाता है कि आखिर तुमने कोई यंग लड़की को रखी हुई हो और अपने पैसे उसके ऊपर लौटा रही हो, देखो यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो यून कहती है कि वो तो मुझसे बड़ा है। तो फिर उसका भाई और गुस्सा होने लग जाता है कि कोई ओल्ड मैन है जो कि यहाँ फ्री में तुम्हारे पास रह रहा है। यून मना कर देती है कि मैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ और मैं खुद घर आ जाऊंगी। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं खुद ही तुम्हें पिक करने आता हूँ, उस ओल्ड मैन को मत आने दो। यून मना करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे छोड़ने आ जाएगा और वो कॉल रख देती है। फिर जब यून अपने भाई के साथ घर पहुंचती है तो उसे देखकर विवे कहती है कि तुम तो घर नहीं आना चाहती थी ना। तो यून कहती है कि मैं कोई यहाँ पर शौक से नहीं आई हूँ। फिर यहाँ पर डैड विवे को गुस्से में देखते हैं तो वो तुरंत ही यून से सॉरी बोल देती है। तो यून को ये सुनने के बाद शौक लगता है कि तुमने सॉरी कहाँ से बोली। तो फिर उसका भाई बताता है कि ज़रूर डैड ने उसे बोले तुमसे सॉरी कहने के लिए। तो यून कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे इतना हेट करते हैं कि वो ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। यून का भाई उसे कहता है कि अभी डैड तुमसे बात करेंगे तो अच्छे से बात करना। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अच्छे से फाइट करने वाली हूँ। फिर यून के डैड उसके सामने आकर उसे पूछने लगते हैं कि तुम सच में वही फेमस पेंटर हो। तो ये सुनते के साथ ही विवी कहने लगती है कि डैड आखिर ये वो पेंटर कैसे हो सकती है, ये तो बस एक मामूली सी विलेज गर्ल है। तो डैड उसे कहते हैं कि तुम चुप बैठो और वो यून से कहते हैं कि तुम हो कि नहीं। यून मन में सोचती है कि इस ओल्ड मैन को कैसे पता लग गया कि मैं ही वो मास्टर हूँ, लेकिन ये तो अभी मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी है जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर वो कह देती है कि मैं वो मास्टर नहीं हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि फिर तुमने वो पेंटिंग कैसे ड्रॉ करी। यून कहती है कि क्या वो पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए कोई फेमस पेंटर होना ज़रूरी है, मैंने तो हाथ से ड्रॉ कर ली। फिर भी कहती है कि फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास हाथ नहीं है। तो यून कहती है कि ज़रूर फिर तुम्हारे हाथ कोई काम के नहीं होंगे। ये सुनने के बाद तो फिर वे रोने लग जाती है और कहती है इस घर में तो मेरी कोई जगह ही नहीं है, मुझे यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है। तो फिर डैड यून से कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को ऐसे बुली क्यों करती रहती हो। यून कहती है कि अच्छा आपको दिख रहा है कि मैं इसे बुली कर रही हूँ और ये नहीं दिख रहा कि मैं कितनी वीक और हेल्पलेस हूँ। तो उसके डैड तो हंसने लग जाते हैं कि तुम अपने आप को हेल्पलेस कह रही हो। फिर वो कहते हैं कि चलो अच्छा इस बात का आर्ग्यूमेंट ख़त्म करते हैं और मैं अब तुम दोनों को ही बता दूं कि तुम दोनों कल से साथ में आए यूनिवर्सिटी जाओगी। तो ये सुनने के बाद तो दोनों ही शौक हो जाते हैं। यून तो मन में सोच रही होती है कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ और मुझे अभी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पर डैड विवे को समझा देते हैं कि तुम्हारी सिस्टर अभी यहाँ पे न्यू है तो इसे सिटी का कोई भी जगह नहीं पता है, इसलिए तुम इसे साथ लेके जाओगी और इसे सब चीज़ सिखाओगी ताकि ये फिर हमारी फैमिली को एम्बैरस ना करे। और यून को भी वो अच्छे से बिहेव करने का बोलकर चले जाते हैं। यून सोचती है कि सच में ये ओल्ड मैन तो मेरे पीछे पड़ गए। वेवे को तो गुस्सा आ रही होती है कि इसको तो मेरे हवाले कर दिया गया ना इसका ध्यान रखने के लिए, तो ठीक है अब इसे अच्छे सबक सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून को यहाँ पर क्लास टीचर लेकर आती है और सभी के सामने इंट्रोड्यूस करने लगती है कि वो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट है। विवे क्लास में बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि घर पे तो भाई पार्शियल हो रहे थे लेकिन अब ये मेरी जगह, यहाँ पे तो सिर्फ मेरी चलेगी। फिर क्लास के सारे स्टूडेंट यहाँ पर यून के अगेंस्ट हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग ऐसी कोई बीच में आई हुई लड़की को एक्सेप्ट नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर सभी अपनी एबिलिटीज़ के दम पर आए और वो तो कभी स्कूल भी नहीं गई तो वो यहाँ कैसे आ सकती है। टीचर सभी को चुप रहने के लिए बोलती है और मन में सोचती है कि प्रिंसिपल ने मुझे खुद इससे इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि ये तो प्रोफेसर है और सभी लोग यहाँ पर कैसे पंगा ले रहे थे। फिर वो यून से खुद ही कहती है कि तुम सभी को खुद ही एक्सप्लेन कर दो कि तुम क्या स्कूल नहीं गई हो। तो वो कहती है कि ये बात तो सही है, मैं तो कभी स्कूल गई नहीं। तो टीचर तो बस शॉक हो रही होती है कि ये क्या बोल रही है। तभी वे सबरी अपने क्लासमेट से कहने लग जाती है कि यह असल में मेरी सिस्टर है जो कि विलेज से आई हुई है
और इसे कुछ भी नहीं आता, इसलिए बहुत ही रूड है। और मेरे डैड लेकिन चाहते हैं कि मेरी तरह बन जाए, इसलिए उन्होंने कॉलेज को एक्स्ट्रा पैसे देकर मेरी सिस्टर का यहाँ पर एडमिशन करवाया। तो प्लीज़ आप लोग मेरी सिस्टर को यहाँ पर एडजस्ट कर लो। तो सभी लोग विवेक के यह ड्रामा देखने के बाद सोचने लगते हैं कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, अपनी सिस्टर की कैसे साइड ले लिए, लेकिन ये लड़की उसकी सिस्टर बनने लायक नहीं। तभी यून यहाँ पर विवेक से कहती है कि तुमने पहले खुद ही मेरे बारे में रूमर फैलाई कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, और अब यहाँ पर सभी के सामने अच्छी बन रही हो। सच में तुम कितना ड्रामा कर लेती हो। तो फिर यहाँ यून की बातें सुनने के बाद कुछ लड़कियों को यकीन आ जाता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, ये विवेक कितनी चालाक है। फिर विवेक तो अपनी बुराई सुनने के बाद रोने का नाटक करने लग जाती है, और टीचर फिर यून को बैठने लगते हैं। यून जब यहाँ विवेक के पीछे आके बैठती है तो उससे आवाज़ देती है, तो बेबी जैसी पीछे मुड़कर देखने लगती है। तो यून से कहती है कि तुम तो रो रही थी ना, लेकिन तुम्हारे एक भी आंसू नहीं आए। तो लड़कियाँ सुन लेती हैं और कहने लगती है कि सच में ये तो कितनी झूठी लड़की निकली। फिर क्लास के बाद विवेक को तो यहाँ गुस्सा आ रहा होता है, और तभी इतने में उसके पास उसका एक फ्रेंड आ जाता है जो कि उसे लाइक करता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों। तो वे यून को देखते हुए कहने लगती है कि बस कोई है जो मुझे परेशान करके बैठा हुआ है। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, जो भी तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मेरे अंकल के बारे में नहीं जानना चाहती हो। तो ये बड़ी खुशी आती है और कहने लगती है कि प्लीज़ जल्दी से बताओ। तो फिर ये बताने लग जाता है कि अभी जो नेक्स्ट वीक हम लोग की ट्रेनिंग होने वाली है उसमें मेरे अंकल ही आ रहे हैं इंस्ट्रक्टर बनकर सभी को सिखाने के लिए। तो फिर ये तो बड़ी खुशी होने लगती है कि क्या सच में वो आ रहे हैं, फिर तो वो यहाँ रुकेंगे भी ना, क्या तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो फिर लड़का कहने लगता है कि मेरे अंकल कोई छोटी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या तुम मेरी आंटी बनना चाहती हो। तो फिर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि लगता है तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हो, फिर कोई बात नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। तो फिर वो मान जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। और वे भी सोच रही होती है कि एक बार बस मैं मिस्टर जियांग की गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, फिर मैं सभी को सबक सिखाऊंगी और उसी उनको छोड़ूंगी नहीं। फिर जब ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है तो सारे स्टूडेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी ये विवेक का फ्रेंड जुन से कहने लगता है कि देखना मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा के रहूँगा। तो वो भी उसे धमकी देने लगती है। तो ये सोच में होता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके बारे में प्रिंसिपल ने भी मुझे वार्न किया है कि मैं इसे पंगा ना लूँ। तभी हम देखते हैं कि यून तो मस्त अपना खड़े खड़े सोने लग जाती है, और यहाँ पर सारे लोग बोर हो रहे होते हैं कि आखिर कौन वो इंस्ट्रक्टर है जो सभी को इंतज़ार करवा रहा है, और प्रिंसिपल भी उसके वेट में ऐसे खड़े हुए। फिर तभी इतने में यहाँ पर जियांग की एंट्री होती है और सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं कि ये तो कितना हैंडसम है। फिर यहाँ पर बेबी भी उसे देख रही होती है और वो सोचती है कि यही तो उसके फ्रेंड हान का अंकल है मिस्टर जियांग। हान को तो उसके फ्रेंड कहने लगते हैं कि तेरे अंकल तो यहाँ पर लगता है स्पेशली तेरे लिए आए, तो कितना लकी है। तो वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है। और फिर यहाँ पर जियांग जैसी यून को ढूंढ रहा होता है। तो ये सारी लड़कियाँ सोचने लगती हैं कि वो आखिर किसे देख रहा है, और उनमें से एक विवेसी कहने लगती है कि लगता है मिस्टर जियांग तो तुम्हें देख रहे हैं। तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है, पर जियांग तो यून को देख रहा होता है और सोचता है कि लगता है ये तो सो रही है। इतने में कोई और लड़का भी यून को सोते हुए देख लेता है और उसके ऊपर हाथ रखकर कहने लगता है कि तुम क्या यहाँ खड़े होकर सपने देख रही हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे सामने नीचे गिरा देती है। तो सारे लोग तो शॉक रह जाते हैं, और फिर विवे यहाँ पर कैप्टन से तुरंत ही सॉरी कहती है, और यहाँ पर फिर से यून की बुराई कहने लगती है कि मेरी सिस्टर विलेज से आई है ना, इसलिए ये ऐसी रूट सी है, प्लीज़ उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल जियांग से कहने लगते हैं कि आखिर ये प्रोफेसर यून कर क्या रही है, हमें नहीं पता। तो जियांग तो खुश हो रहा होता है कि यही उसका स्टाइल है, उसे करने दो। फिर यहाँ पर जो जियांग के और भी साथी होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसका ट्रेनिंग स्टाइल तो काफ़ी डिफरेंट है, जैसे इसने प्रैक्टिस कर चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारी पर्सन है। तो फिर जियांग तो बहुत ही खुश होकर कहने लगता है कि हाँ ये मेरी पर्सन है, और फिर वो प्रिंसिपल से कहता है कि चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तभी इतने में यून यहाँ अपनी नींद से जागती है और वो तो बड़ी खुश होने लगती है कि वो तो कितने अच्छे से सोकर उठ चुकी है। फिर वो जैसे यहाँ पर जियांग को देखती है तो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वे तो अपने ड्रामे अभी भी कर रही होती है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर वो कहने लगता है कि मैं यून को चैलेंज करना चाहता हूँ, और अगर वो हारी तो उसे अपनी सिस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यून तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर यहाँ पर जियांग तो बड़ा स्माइल कर रहा होता है। उसका साथी पूछने लगता है कि क्या वो रोकेगा नहीं। तो कहता है कि मुझे यून के लिए बिल्कुल डर नहीं है, वो ज़रूर जीतेगी। तो इसका फ्रेंड सोचता है कि ऑफ कोर्स वो तो एक रोबोट है और इतनी बड़ी एजेंट है, तो वो थोड़ी ना हारने वाली है। इसको तो अपने निफ्यू का कोई डर नहीं है कि उसकी सभी के सामने अभी बेइज्जती हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यून और
उस लड़के हान की रेस शुरू होती है और यून तो इतना तेज़ भाग रही होती है कि वो तो काफ़ी पीछे रह जाता है। सभी लोग ये देखते रह जाते हैं कि यून तो सच में कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर फिर जियांग भी उसकी रेस देख रहा होता है, तो ये देखकर वेवे को तो बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि वो मुझे देखना चाहिए पर इसे देख रहा है। यून तो रेस जीत जाती है और यहाँ पर सारे लोग फिर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर ये जियांग भी यहाँ पर यून के पास आता है, तो यून कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने अभी सुनी कि तुम अपने उस नेफ्यू के लिए आए थे, तो जाओ देखो उसे, वो तो वहाँ हार रहा है। तो वो बताने लगता है कि मैं स्पेशली यहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग देखने आया हूँ। फिर यहाँ पर यून की लेस भी खुल जाती है, तो जियांग से वो कहती है कि इसे बांध दो। तो फिर वो नीचे बैठकर बांधने लगता है और सभी लोग ये देखकर और चौंक रहे होते हैं। वेवे को तो और गुस्सा आ जाती है कि इसने मेरा मैन मुझसे छीनने की कोशिश करी है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और अब मैं उस हान के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। फिर हान और यून को जो पनिशमेंट मिलती है तो दोनों साथ में बाहर वॉकिंग के लिए गए होते हैं और यून उसे कहने लगती है कि चलो हम लोग यहाँ से बारबेक्यू खाने चलते हैं। तो वो तो कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो ये कहती है कि डरो मत, मैं हूँ ना। पर तभी इतने में जियांग यहाँ पर आ जाता है, तो उसे देखकर हान डर के भाग जाता है और कहने लगता है कि अंकल मेरा प्लान नहीं था, ये सब इसका ही प्लान था। फिर यून यहाँ पर जियांग से कहती है कि सच में तुम्हारा नेफ्यू तो कितना अनग्रेटफुल निकला, इतनी जल्दी तुम्हें सब कुछ सच बता दिया। फिर जियांग यहाँ पर यून से कह देता है कि अब उसे ट्रेनिंग पर ही ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और यून को वापस कॉलेज तक छोड़ने के लिए यहाँ पर हान उसका लगेज लेकर आया होता है और वेवे सब देखती रह जाती है कि पहले हान तो उसके पीछे पड़ा रहता था, पर अब यहाँ पर वो यून के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि असल में जियांग ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो यून के लिए 7 दिनों तक काम करेगा और यही उसका पनिशमेंट है। और यहाँ पर जियांग अब वेवे से कुछ बात नहीं करता और वो तो अपना चला जाता है, तो वेवे तो बस अपसेट रह जाती है। फिर इतने में यहाँ पर यून का सेकंड ब्रदर उससे मिलने आया होता है, पर वो उससे नहीं बल्कि वेवे को जाकर बात कर रहा होता है। तो वेवे की सारी फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ करने लगती है कि तुम्हारा भाई तो इतना फेमस एक्टर है और तुम्हारी कितनी केयर करता है। वेवे तो शौक होती है कि आज तक उसका सेकंड ब्रदर ने कभी उसे इतना भाव नहीं दिया और आज उसे इतना सिस्टर सिस्टर बोल रहा है। वो तो जानबूझ के ये सब यून को जेलस करवाने के लिए बोल रहा होता है और यून से कहने लगता है कि तुम मेरी नज़र में कोई मेरी सिस्टर नहीं हो। यून कहती है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना जाने लगती है। तो फिर वो शौक होता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर तुम ये सब नाटक कर रही हो। तभी यून तो उसे गिराई देती है, तो ये सारे लोगों से उसके सेकंड ब्रदर से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं और यहाँ वेवे भी कही जा रही होती है, तो यून सीधा वेवे को थप्पड़ ही लगा देती है। तो फिर वेवे और उसकी फ्रेंड मिलकर कहने लगते हैं कि उसकी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उसने यहाँ पर इन दोनों को ही मारी। तो यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है यून की साइड लेने के लिए और वो कहता है कि मैंने उसे इतनी हिम्मत दी हो। तो फिर ये लड़कियाँ सब कहने लग जाती हैं कि वो लोग तो बस यून को इसलिए माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे थे क्योंकि उसने अपने सेकंड ब्रदर और सिस्टर दोनों को ही मारी है। फिर यहाँ पर यून का जो सेकंड ब्रदर है वो जियांग के साथ हैंडशेक करना चाह रहा होता है, पर जियांग उससे कोई बात नहीं करता और कह देता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनीज के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर लूँगा। तो यून का भाई तो उसे ब्लेम करने लगता है और जियांग से कहता है कि आप बस इस विलेज कल के लिए सब कर रहे हैं। तो वो कह देता है कि दोबारा उससे ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। और वो तो यहाँ यून की साइड लेते हुए इन लोग को खूब सारी बातें सुनाकर अपना चला जाता है और ये लोग बस देखते रह जाते हैं। फिर वेवे की असलियत जाने के बाद यहाँ पर यून का भाई भी इससे गुस्सा होकर चले जाता है और उसकी सारी फ्रेंड भी उसे मारने लगती है। फिर यून यहाँ जियांग के साथ कार से जाते हुए उसे फिर से अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ रही होती है और उससे अपना लव कन्फेस करने लगती है कि उसने ही आज तक उसकी इतनी केयर की और वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है, इसलिए वो उसकी वजह से लव को फील कर पाएगी। पर यहाँ पर जियांग फिर भी नहीं मानता और यून उससे गुस्सा होकर चली जाती है और वो सोच रहा होता है कि उसने उसे इतनी इजीली हाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बाद में फिर रिग्रेट करेगी। तो फिर इसके बाद यून जब पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है तो यहाँ पर वेवे का तो मूड पहले से ख़राब होता है क्योंकि वो इतना मार खा चुकी होती है। तभी यून यहाँ पर अपने भाई शेन से इस बारे में पूछने लगती है कि आप मुझे हमेशा से अच्छे से इसलिए ट्रीट करते हैं ना क्योंकि आपको मैं अच्छी लगती हूँ। तो शेन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम इतनी अच्छी लड़की हो। यून को सिर्फ जियांग का ही ख्याल आ रहा होता है कि वो भी तो उसे लाइक करता है तभी तो उसे अच्छे से ट्रीट करता है। वो यहाँ बीच में खाना छोड़कर फिर चली जाती है और ग्रैंडपा उसे रोकने लगते हैं तो भी वो नहीं सुनती। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपनी फैमिली की तरफ से कोई पार्टी में गए होते हैं और यहाँ पर वेवे ने यून की बेइज्जती करवाने के लिए कुछ प्लानिंग करी होती है, पर वो खुद ही अपने जाल में फंस जाती है
क्योंकि यहाँ पर यून की हेल्प करने के लिए तो जियांग आ जाता है और यून तो सेफली बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ग्रैंडपा को इस बारे में पता लगता है कि वेवे ने कैसे उनकी फैमिली की बेइज्जती करवा दी है, तो वो तो उसे बहुत डांटने लगते हैं और उसे अब अपनी फैमिली से निकलने का बोल देते हैं। तो वेवे फिर बहुत ही गुस्से में यहाँ से निकल रही होती है और सोचती है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा, क्योंकि यून ने उसके डैड को भी उसे छीन लिया और उसके सारे भाई को भी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग तो यून से मिलने के लिए क्या होता है और उसके पास फ्लावर लेकर वो अब उसका गुस्सा शांत करने में लगा होता है। तब यहाँ पर यून के दोनों भाई उसे देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर खुशी मिलती है कि कोई तो उनकी सिस्टर को इतना लाइक करता है। तभी वे गुस्से में कार में बैठकर इन लोगों को देख रही होती है और उसे बस यून से जेलसी हो रही होती है, तो वो उसका कार से एक्सीडेंट करना चाह रही होती है। पर तभी जियांग उसे देख लेता है तो वो जल्दी से यून को पुश कर देता है और वो कार के सामने खुद आ जाता है, तो फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर उसे इतनी चोट लग गई होती है। तो ये लोग जल्दी से जियांग को फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और यून फिर उस वेवे को सबक सिखाने के लिए अपने सारे लोगों को उसके पास लेकर गई होती है और वो यहाँ पर फिर उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देती है। वेवे उसे कितना माफ़ी मांगने के लिए कोशिश करती है पर यून उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और फिर जब वो वापस हॉस्पिटल पहुंचती है तो यून को यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जियांग मर गया है और वो उसकी बॉडी समझकर उसके पास आकर रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और वो अपना लव कन्फेस करते हुए उसे बता देती है कि उसकी लाइफ में उसके आने के बाद ही तो उसे इमोशन फील हुआ और उसे पता लगा कि प्यार क्या चीज़ है। वो उसे सारी चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगने लगती है जो उसने उसे गुस्सा दिलाई थी और कहती है कि अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं कि जियांग तो साइड में खड़ा होकर यून की सारी बातें ही सुन रहा होता है और फिर वो यून के सामने आ जाता है, तो वो उसे देखकर खुश हो जाती है। जियांग पूछता है कि तुम जो भी अभी बोल रही थी वो सब सच था, तो फिर वो उसे मानने लगती है और दोनों ही फिर स्माइल करने लगते हैं। और यहाँ पीछे यून के दोनों भाई इन लोग को देख रहे होते हैं और वो अब इन दोनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर फाइनली यून और जियांग की शादी वाला दिन आ जाता है और दोनों ही अपनी वेडिंग के लिए बहुत ही हैप्पी होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।